स्वागत है आप सभी का डॉक्टर प्रेन्योर्स के इस नए एडिशन में। मैं हूं रविकांत मित्तल। पहले जमाने में क्लास का सबसे होनहार और टॉपर बच्चा ही डॉक्टर बनता था, या फिर करियर के नाम पर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाना ही सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन आज के ज़माने में करियर बदल गए हैं। अब महज एक डॉक्टर बनना ही काफ़ी नहीं है। डॉक्टरी के पेशे को संभालने के साथ ही एंटरप्रेन्योर बनना भी बहुत ज़रूरी है। और कोरोना महामारी ने तो हमें सिखा ही दिया है कि मल्टीटास्कर होना कितना ज़रूरी है। हमारे इस शो डॉक्टर प्रेन्योर्स के जरिए हमारी कोशिश है कि हम डॉक्टर्स को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद कर सकें। आज हम समझने की कोशिश करेंगे रेडीनेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्वालिटी इन हेल्थ केयर के बारे में, यानी डॉक्टर्स तकनीक की मदद से कैसे तरक्की कर सकते हैं। हमारे साथ देश के 2 जाने माने डॉक्टर्स और एक टेक एंटरप्रेन्योर जुड़ेंगे और हमारे साथ कई डॉक्टर्स जूम के जरिए भी जुड़ेंगे। तो शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज के हमारे गेस्ट से आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की एक ऐसी संस्था है जो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के लिए काम करती है। डॉक्टर ज्ञानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। आज हमने हेल्थ केयर में क्वालिटी के जो उच्च मापदंड बनाए हैं, ये उसके जनक माने जाते हैं। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर हेमंत मदान। ये डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। इन्हें कार्डियोलॉजी में 18 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इनको विशिष्ट में सेना मेडल भी दिया गया है और लगभग 17 या 27 से ज़्यादा आपके जर्नल पब्लिश हो चुके हैं। तो आप प्रोफेसर भी हैं। और साथ में हमारे जो जुड़े हैं एक टेक एंटरप्रेन्योर हैं प्रशांत टंडन जी। 1mg को आप सब लोग जानते होंगे। ये 1mg के फाउंडर और सीईओ हैं। और 1mg इस समय देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप दवाइयाँ और दूसरे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर घर बैठे मंगा सकते हैं और उस पर उन्होंने कई डॉक्टर्स को भी जोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी आपसे सवाल जानना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि आप जो काम करते हैं स्वास्थ्य के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आप काम करते हैं, उनसे आपका मिलना जुलना होता होगा। पहले काम चल जाता था कि एक डॉक्टर है, अपना पेशा कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, काम चल, लेकिन आज के ज़माने में उसको एक एंटरप्रेन्योर होना भी बहुत ज़रूरी है। उसको कई चीज़ मैनेज करनी पड़ती हैं। क्या आपका ऐसा मानना है कि डॉक्टर प्रेन्योर अब होना चाहिए, केवल डॉक्टर बनने से काम नहीं चलेगा? देखिए, हेल्थ केयर जो है मेरे हिसाब से इस समय सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोफेशन है। मैं अगर आपको कहूँ कि एक स्पेस रॉकेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और एक बड़ा हॉस्पिटल चलाना, आई थिंक हॉस्पिटल चलाना ज़्यादा मुश्किल है। ये इसलिए हो रहा है कि इस समय टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस किया हुआ है कि डॉक्टर्स को टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमें क्योंकि डायग्नोसिस के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों का पता चलता चला जा रहा है और एनालिसिस भी ज़्यादा होती चली जा रही है, तो इस समय डिपार्टमेंट एक डॉक्टर काम नहीं कर सकता। उसके साथ सारे दूसरे स्पेशलिटी जुड़े हुए हैं, नर्सेज जुड़े हुए हैं, डायग्नोस्टिक जुड़े हुए हैं। तो ये सबको कोऑर्डिनेट करना एक पक्का इंडस्ट्री की तरह है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है मान लो, उसकी तरह है। तो इसलिए एक डॉक्टर या जो सीईओ होता है हमारे हॉस्पिटल का, उसको एज ए एंटरप्रेन्योर होना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर मदान, आप तो एक हॉस्पिटल, बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप डायरेक्टर हैं और कार्डियोलॉजी आप देखते हैं। आप तो खुद भी एक डॉक्टरी का पेशा रेगुलरली तौर पे करते हैं, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के तहत आपको कई चीज़ें संभालनी पड़ती होंगी। ह्यूमन रिसोर्स है या कई सप्लाईज हैं या आपका पूरे जो डिपार्टमेंट है वो ठीक से चलता रहे। तो आप इस बात को कितना अहमियत देते हैं कि अगर डॉक्टर एंटरप्रेन्योर भी हो या उसने मैनेजमेंट भी किया हो तो वो ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से काम कर सकता है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि एक डॉक्टर को आजकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऑन द जॉब लर्न करते हैं। जैसे जैसे आप अपने करियर में बढ़ते जाते हैं आपको ऑटोमेटिकली आती जाती हैं। डॉक्टर्स को एक एडिशनल एडवांटेज ये होता है, चूँकि आप MBBS करने के तुरंत बाद आप एक ह्यूमन इंटरफेस आपका होता है जो बाकी प्रोफेशंस में नहीं होता है। इंजीनियरिंग ले लीजिए, आर्किटेक्चर ले लीजिए, उसमें इतना ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है जितना एक मेडिकल प्रोफेशन या दूसरा एक लीगल प्रोफेशन में कहें। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर एक समझदार मैच्योर डॉक्टर है
तो वो अपने MBBS के तुरंत बाद से वो कर ही रहा है, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो ऑलरेडी ही इज़ एन एक्सपर्ट। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू वन स्टडी एक्चुअली मेडिकल केयर, हेल्थ केयर में जितने अलग अलग किस्म के प्रोफेशन से इंटरेक्शन होता है इतना शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं होता। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे मैं अपने खुद के करियर को देखूं, जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूं, मैन मैनेजमेंट, इक्विपमेंट मैनेजमेंट मेरा प्रोफेशन का ज़्यादा हिस्सा बनता जा रहा है। मिस्टर टंडन, आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन एक आप प्लेटफॉर्म चलाते हैं जो कि बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जिस पे आपने कई सारे डॉक्टर्स को जोड़ा हुआ है और घर बैठे आप दवाई भेजते हैं या फिर आपको कोई टेस्ट कराने हों। आपको क्या लगता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब तैयार हैं? मेरे हिसाब से मेडिकल प्रोफेशन हमेशा से डॉक्टर्स को एक चीज़ जो अच्छे से सिखाता है वो है कि कंटिन्यूअसली ग्रो करना चाहिए, क्योंकि साइंस बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। ज़्यादातर अभी तक एडवांसमेंट्स मेडिकल साइड से आती थी कि नई दवाइयाँ आ रही हैं, उनके काम करने का तरीका, और मेडिकल एजुकेशन उस पर फोकस करती थी। अब एक डिजिटल पावर, एक और चीज़ जो आ गई है, तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूअस लर्निंग तो डॉक्टर के DNA में ही होती है, लेकिन लर्निंग का मॉडल चेंज हो गया है और एक नई चीज़ आ गई है जो वो लोग अगर सीख लेते हैं और जितनी जल्दी इस पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक बहुत पावर है इस टेक्नोलॉजी में फॉर देम टू एक्चुअली बी बेटर एंटरप्रेन्योर्स। डॉक्टर एंटरप्रेन्योरियल भी काफ़ी टाइम से है, वो अपना क्लिनिक चलाते हैं, अपनी प्रैक्टिस बनाते हैं, अपना पर्सनल उनके जो ब्रांड बनता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉक्टर्स डेवलप करते हैं। अब टेक्नोलॉजी ने एक पावर दे दी है कि डॉक्टर्स कैन एक्चुअली बिकम बेटर एंटरप्रेन्योर्स। बहुत वैलिड पॉइंट है डॉक्टर ज्ञानी जी कि आपको माना जाता है कि हेल्थ केयर में आपने क्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया और कई जितने मापदंड हैं उसमें आपको क्वालिटी मैन ऑफ इंडिया भी एक मैगजीन ने एक बार कहा था। तो जैसा कि टंडन साहब बोल रहे थे कि तकनीक जो है वो डॉक्टर को और ज़्यादा बेहतर करने में मदद करती है, आपका क्या मानना है कि क्या अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करे तो एक क्वालिटी हेल्थ केयर दे सकता है डॉक्टर? देखिए, ऐसा होता है कि पहले हमारे को जानकारी नहीं थी। आज से अगर आप 50 साल पहले चले जाएं तो इवन कैंसर का हमें अता पता नहीं था। अब धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं। तो अभी आपने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही आजकल पॉपुलर सब्जेक्ट हो रहा है, उसमें क्या होता है कि लाखों केसेस जो पहले हो चुके हैं डायग्नोसिस, उनको इकट्ठा करके रख दिया गया है और कोई भी हमारे फिजिशियन दोस्त हैं वो उनके सामने जो भी मरीज़ का केस आता है वो उसको देखता है कि ये पिछले जो लाखों केसेस ऑलरेडी हमारे पास हैं, नोन केसेस, उनके साथ वो कंपेयर करता है। उससे उसको बहुत आसानी से वो डायग्नोसिस करने में कामयाब हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा एक योगदान करने वाली है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और 3D प्रिंटिंग इस तरह से एक आगे ऑर्गन हम प्रिंट कर सकते हैं और आपने देखा ही है बहुत सारा सक्सेसफुल हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी प्लेइंग ए की रोल एंड विल प्ले ए की रोल। इसलिए हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी में उतने ही महारत हासिल करेंगे इन टाइम टू कम। और मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट MBBS में भी आप शीघ्र देखेंगे ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जी, बहुत ये बात आपने सही कही। आप दिल का इलाज करते हैं तो पहले तो ये नहीं हो सकता था कि बिना फिजिकल टच किए हुए आप किसी का दिल का इलाज कर लें, लेकिन आजकल रोबोटिक सर्जरी भी हो रही हैं। तो और भी कई तरीके से, अभी एक केस आया कि उन्होंने न्यूयॉर्क में बैठ के और साउथ अफ्रीका में एक ऑपरेशन कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी अब हम भी अपना लें, क्योंकि देश बहुत बड़ा है हमारा, बड़े शहरों में हम भले ही देख सकते हैं तो लेकिन ये छोटे शहरों तक ये कैसे पहुंचेगा? आपका बहुत वैलिड पॉइंट है एक्चुअली। ये मैं कहना ही चाहता था कि एक और बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो है रिमोट प्रेजेंस करना। जो चीज़ें एक बड़े शहर में उपलब्ध हैं उनको कैसे छोटे शहरों तक पहुंचाना। बहुत रिसेंटली एक मैं वेबिनार अटेंड कर रहा था जिसमें US में बैठ के एक नया प्रोसीजर आया है जिसको माइट्रा क्लिप कहते हैं। वो US में बैठ के जो प्रॉक्टर है उन्होंने इंडिया में माइट्रा क्लिप प्रोसीजर को गाइड किया। तो ये बहुत बहुत वैलिड आपका ये क्वेश्चन है और डेफिनेटली रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें इनेबल कर सकती है इन चीज़ों को करवाने में। मैं खुद, हमारा एक हॉस्पिटल है रायपुर में, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर रहे थे, मैंने खुद
उस समय कोई और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो व्हाट्सएप वीडियो पे मैंने उनको गाइड किया कि आप ऐसे इसको आगे बढ़ सकते हैं। कि आपका अनुभव क्या कहता है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो टेक फ्रेंडली हो गए हैं, या फिर जो पेशेंट्स हैं वो उस चीज़ को समझ सकते हैं, या उसमें अभी समय लगेगा, या उसमें क्या करना चाहिए हमें? एक रिलेटिव स्पेस होती है कि अब पहले कहाँ थे, कहाँ पहुँचे और कितना और आगे जाने को है। तो मेरे ख्याल से मूवमेंट बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड कोविड के आने से डेफिनेटली एक्सेलरेट हो गई है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर डॉक्टर्स अब फेमिलियर हो गए हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप से तो सब फेमिलियर हैं ही। पेशेंट्स डिमांड करने लग गए हैं कि हम आ नहीं सकते, और हमको अगर मैंने भाई कई जगह एटलीस्ट अर्बन सेंटर्स में देखा है कि पेशेंट अपना जनरल फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया रखते हैं कि सर आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हो कि नहीं होते हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट, डॉक्टर, सबका कंफर्ट बनने लग गया है ऑन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। अगर आप देखेंगे, चाइना का एग्जांपल लेते हैं, 2012 में उन्होंने इंटरनेट हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, और फिर जब पैंडेमिक आया वो ओवरनाइट सब कुछ डिजिटल पे मूव हो गए थे फॉर हेल्थ केयर। तो जर्नी में वो लोग काफ़ी पहले शुरू हो गए थे। कोविड के टाइम हम लोग एक्सेलरेट हुए एज अ कंट्री, एंड इंडिया में मेरे ख्याल पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे जितनी नीड है इंडिया में, खासकर टियर 2, 3, 4 में जाएंगे, उनको अगर बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर चाहिए और डॉक्टर का एक्सेस चाहिए, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, अब ये टेक्नोलॉजी उसको एनेबल कर रही है। डॉक्टर मतलब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इन द लाइटर वेन मैं ये कह रहा था कि कोविड से पहले बहुत से डॉक्टर्स होते थे जिनका व्हाट्सएप डिस्प्ले मैसेज होता था ओनली फिजिकल कंसल्टेशन, नो व्हाट्सएप कंसल्टेशन। अभी जो है वो उल्टा हो गया, अभी कहते हैं ओनली व्हाट्सएप कंसल्टेशन, नो फिजिकल कंसल्टेशन। तो यू नो दिस इज हाउ अ स्टेट ऑफ थिंग्स हैज बिकम, कि अभी जो है ये रियलिटी हो गई है। वी हैव टू अडेप्ट टू दिस रियलिटी। ऑफ कोर्स हमें 2-3 मुद्दे हैं वो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इनका लीगल फ्रेमवर्क कैसा होगा, लिटिगेशन लाइबिलिटी कैसी होगी, ये सब, बिकॉज डिसीजन मेकिंग में अभी तक ये लीगल सिस्टम कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। जी डॉक्टर कहते इसी में मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि कोरोना के बाद पूरा हेल्थ केयर सेक्टर पूरा बदल गया। अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रभाव डाला हो तो वो हेल्थ केयर एक सेक्टर है। आपने जो क्वालिटी मापदंड बनाए थे, या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहते हुए जो बनाए थे, तो वो एक उस समय जमाने थे जब कोरोना नहीं था। लेकिन कोरोना के बाद कई नई चीज़ें शुरू हुई हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग करते हैं। तो क्या कुछ नए मापदंड बनाने पड़ेंगे क्वालिटी के, या फिर जो हम नई चीज़ सीख रहे हैं उसको लेके एक अलग से सोचना पड़ेगा? आपका क्या मानना है? देखिए, कोविड में जो सबसे बड़ी कमी हमें नज़र आई वो थी कि क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स एंड क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो हमें कमी नज़र आई। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम सबसे पहले ये कहा गया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओनली विल ट्रीट दी कोविड पेशेंट, प्राइवेट में कोई नहीं जाएगा, ये गवर्नमेंट का डायरेक्टिव था। बट बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि जिस तरह से कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, दे विल नीड ICU, दे विल नीड वेंटिलेटर्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट सेटअप में 10% बेड मुश्किल से ICU बेड्स होते हैं, और वेंटिलेटर तो उसके आधे होते हैं। और जबकि प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि हमने NABH जो अब चालू किया था, क्वालिटी का जो मापदंड आप कह रहे हैं, उसमें अगर आप नारायण हॉस्पिटल की बात करें, 30 to 50% बेड्स इनके ICU होते हैं आजकल। तो उसके हिसाब से इनके पास क्रिटिकल डॉक्टर्स हैं, क्रिटिकल केयर नर्सेज हैं, क्रिटिकल केयर टेक्नीशियंस हैं। तो और जो NABH क्वालिटी के मापदंड है, उससे मुख्य जो मुद्दा है वो पेशेंट सेफ्टी का होता है, और पेशेंट सेफ्टी का एक मुख्य मुद्दा होता है इन्फेक्शन कंट्रोल। और कोविड में अगर आप देखें तो इन्फेक्शन कंट्रोल ही एक मुद्दा था। तो जो हमारे हॉस्पिटल NABH द्वारा प्रमाणित थे, उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, फर्टिलिटी रेट देखेंगे, कोविड के टाइम में सबसे कम आएगा। तो ये रादर अब ये सिखाया जा रहा है कि सारे हॉस्पिटल को क्वालिटी के मापदंड एक्रेडिटेशन लेना चाहिए, जिससे वो तैयार रहते हैं हमेशा। ये तो हो गई प्रोटोकॉल की बात। मैं एक और बात ऐड करूँगा कि शुरू में अगर आपने देखा होगा बहुत पैनिक सिचुएशन थी, डॉक्टर्स डरता था, नर्स डरती थी। वो जो मैनेजमेंट पार्ट होता है, नर्स डॉक्टर फैमिली, वो जो इंट्रैक्शन होता है वो मैनेजमेंट का पार्ट है, जो अभी थोड़ी देर पहले मदान साहब ने बताया आपको, HR का इशू होता है। उसमें भी हमने देखा कि गवर्नमेंट में हम थोड़ा सा लड़खड़ा गए,
लड़खड़ा इसलिए नहीं गया कि गवर्नमेंट में कोई कमी थी, बट वहाँ 100 बेड के पीछे मुश्किल से 30 नर्सेज हैं। नारायण, फोर्टीज, अपोलो आप जहाँ जाएंगे 100 बेड के पीछे 110 नर्स रखते हैं ये लोग। वहाँ पे वो कमी नज़र आई। तो इसलिए इस समय भारत सरकार को या प्रदेशों को भी ये भी चेंज करना पड़ेगा मानक कि 100 बेड के पीछे कितनी नर्सेज होनी चाहिए। तो ये हमें कोविड ने सिखाया है। और बाकी कमियां तो हमें नज़र आई गई हैं कि हमारे पास छोटे, जैसे हमारे टायर 2 सिटी है, टायर 3 सिटी है, वहाँ पे आप देखिए क्रिटिकल केयर तो है ही नहीं। आप क्रिटिकल की छोड़िए, टर्शरी केयर ही नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने आपको, अगर याद कराऊं मैं आपको, तो 3000 हॉस्पिटल खोलने की उन्होंने बात कही कि छोटे देशों, छोटे ज़िलों में या छोटे कस्बों में 100 बेड के हॉस्पिटल 3000 बनने चाहिए। अब देखते हैं उसके ऊपर कैसे काम होता है। तो ये कोविड से बड़ा फ़ायदा भी हुआ है कि हमें ये पता चला कि हम कहाँ थे और हमें कहाँ जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक आपसे और चीज़ इसमें जानना चाहूँगा। आपने NABH की बात की कि एक मापदंड होता है, कई जो हॉस्पिटल्स है वो NABH से एक्रेडिटेड हैं, कई लोग कई नहीं होते हैं। तो मरीज इसको कैसे पता करे या उसको क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए ऐसा है, ये जैसे अगर आप केबल खरीदते हैं मार्केट में, ISI मार्क, प्रेशर कुकर खरीदते हैं, ISI मार्क। ये हमने कई बार गवर्नमेंट को कहा है कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये आना चाहिए कि पब्लिक को पता पड़े कि व्हेन दे गो टू हॉस्पिटल दे शुड आस्क, आर यू अक्रेडिटेड टू द NABH, डू यू हैव ए सर्टिफिकेट टू NABH। वो उससे आपको कंज्यूमर से जब आप ड्राइव करवाएंगे, अपने आप हॉस्पिटल और छोटे छोटे नर्सिंग होम इस क्वालिटी के रास्ते पे चल पड़ेंगे, क्योंकि क्वालिटी का सबसे बड़ा ड्राइव करने का तरीका है कंज्यूमर। डॉक्टर मदान, आपने एक बात कही थी कि लीगलिटी और इन सब चीज़ों को समझना या टेक्नोलॉजी अगर हम कोर्स करें उसमें एक तकनीक का सब्जेक्ट भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है मैनेजमेंट का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई अब एक, जैसा मैंने पहले कहा कि केवल आप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे अगर हम शहरों को अगर इमेजिन करें तो एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा उसकी वाइफ या वो एक कोई अटेंडेंट रख लेता है जो उसका पूरा मैनेजमेंट देखता है। अब वो कितना क्वालिफाइड है, कितना नहीं है, कैसे कर रहा है, ये इसमें बड़े सवाल हैं। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, वो कहते थे कि 3 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। पहला सब्जेक्ट है अबाउट कॉस्ट अवेयरनेस एंड फाइनेंसेस इन हेल्थ केयर। जो एक MBBS स्टूडेंट बाहर निकलता है उसको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है ये कितने कॉस्ट की है। ये अभी तक इस मुद्दे पे हमारे मेडिकल कोर्सेज में कोई डिस्कशन नहीं होता। प्रोफेशनल डिस्कशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द मेडिसिन बट नॉट टू द कॉस्ट एलिमेंट। हमारे जैसे देश में वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड कोर्स जो है वो है अबाउट मेडिको लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स। दिस इज़ इंटरलिंक्ड कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं वो लीगल है, क्या कर रहे हैं ये लीगैलिटी के ग्रे जोन में आती है। और तीसरा चीज़, जैसे आपने कहा, मैनेजमेंट के, इफ़ नॉट अ फॉर्मल कोर्स, डेफिनेटली सम इनफॉर्मल स्ट्रक्चरिंग जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। मैं पहले आर्म फोर्सेज से जुड़ा हुआ था। आर्म फोर्सेज में हमारे रेगुलरली एक मैनेजमेंट कोर्स होता है जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंस सिखाया जाता है कि एक डॉक्टर को आप पूछें कि भाई लेफ्ट साइड ऑफ लेजर और राइट साइड ऑफ लेजर में क्या आता है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो एक बेसिक फाइनेंस मैनेजमेंट जो है ये ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। नॉट ओनली हम अब रूटीन गवर्नमेंट जॉब से जब मैं प्राइवेट जॉब में आया तो पहली बारी मैंने एनकाउंटर किया कि पेशेंट पूछता है, डॉक्टर साहब इसका खर्चा कितना आएगा। तो देन यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग अवेयर कि इसमें इतना खर्चा आएगा, इसमें इतना पैसा लगता है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जूम पर कई सारे डॉक्टर्स जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं उनसे भी हम चर्चा जारी रखेंगे।